खमागणी, मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ मेजर कंसर्न्स जो ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट के रहते हैं उनको हम कवर अप करेंगे। जैसे कि पिछले 3 या 4 साल से मैं ऑप्शनल से यूपीएससी मेंस दे रहा हूँ, लेकिन ऑप्शनल में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। सारी स्टैंडर्ड बुक्स को कवर कर लिया है मैंने, कोचिंग नोट्स भी पढ़ लिए, लेकिन फिर भी यूपीएससी में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और मैंने ये सुना है कि इसकी जो सक्सेस रेट है ज्योग्राफी ऑप्शनल की वो काफ़ी कम है। तो क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पिछले 3-4 साल से ज्योग्राफी ऑप्शनल पे अटका हुआ हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब सोच रहा हूँ कि क्या ऑप्शनल को चेंज कर लिया जाए या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से चेंज किया जाए कि 250 प्लस मार्क्स आप मिनिमम मिनिमम स्कोर कर सको। इन सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्या रीज़न है जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनके मार्क्स नहीं आते हैं। अब ऐसे वैसे देखा जाए तो यूपीएससी का कोई दुश्मनी नहीं है ऑप्शनल से, अगर होता तो शायद वो उसे हटा देता या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल में से कोई भी सेलेक्ट नहीं होता। इस बार बहुत सारी रैंक्स हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में से आई है एंड एवरी ईयर टॉप 100 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल से आ रहे हैं। एंड वन ऑफ द मेजर पार्ट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल से आपका प्रीलिम्स का, जो कि आजकल मैप बेस्ड एंड एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ खिसक रहा है, एंड जीएस में जीएस 1, 2 एंड 3 का एक बहुत मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाता है। तो क्या अप्रोच रखनी है कि जीएस में मेंस एंड प्रीलिम्स का पोर्शन कवर हो, प्लस यू ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग द यूपीएससी मेंस इन ऑप्शनल कि आपका ऑप्शनल में आप कुछ भी चाहे कैसा भी पेपर आए 250 प्लस तो आप स्कोर कर ही लोगे। सो इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट साथ में मैं आपको बता दूं कि स्लीपी क्लासेस पे वेरी रिसेंटली वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स रहेगा जिसमें सबसे पहले आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी को उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करा जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाएंगे। उसके बाद में स्लोली स्लोली वी विल मूव टू दी एडवांस स्टडीज़। अब ये बहुत ही कंसोलिडेटेड कोर्स है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ एंड मैं बीटेक से आई हैव डन बीटेक, सो आई एम एन इंजीनियर एंड आई देन went and done my mtech also, which is in remote sensing. So I was actually into the scientist field, but then I thought कि चलो ठीक है यूपीएससी देते हैं। but then when I started geography, टू मी ज्योग्राफी से मुझे लगा कि हाँ इससे सबसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं और आप बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। अब ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है वो एक्चुअली सोशल साइंसेज में आता है, विच मीन्स कि यहाँ पे सोशल अंडरस्टैंडिंग भी है और साइंस की अंडरस्टैंडिंग भी है, विच मीन्स कि देर इज certain logics, there are certain concepts, there are certain scientific रीजंस जिसकी वजह से कोई इंसिडेंट होता है, कोई ज्योग्राफिकल फिनोमेना होता है, बट ह्यूमन ज्योग्राफी इसका सोशल एस्पेक्ट भी लेके आती है। सो कोचिंग्स जब मैंने की थी तो कुछ समझ में ऐसा आया नहीं था, देन इवेंचुअली आई हैड टू टेक द कमांड इन माय ओन हैंड एंड मैंने सारे जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको पढ़ा। इट टुक मी टाइम, इट टुक मी लाइक 7-8 months टू फाइनली फिनिश माई ऑप्शनल, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि बस अब ये दिस इज़ माई फर्स्ट एंड दिस इज़ माई लास्ट मीन्स, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो कोर्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट आज हम सिर्फ बात करेंगे कि ऑप्शनल में ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्या करें कि मार्क्स आ जाएं, स्ट्रैटेजी को क्या चेंज करना पड़ेगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। सबसे पहली बात है कि ऑप्शनल में जो अब यार आप देखोगे पेपर, अगर इस साल का आप पेपर देखोगे तो पेपर 1 के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। आपको लगेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे उसका प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ में या फिर जो सिलेबस के साथ में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 1 या 2 क्वेश्चन बाउंसर हर सिलेबस में आते हैं, हर ऑप्शनल के अंदर आते हैं। उन पे फोकस ना करते हुए जो रेस्ट ऑफ 95% क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से हमें स्कोर आना है उन पे फोकस करा जाए। और दूसरी दिक्कत रहती है कि पेपर 2 का जो पेपर है वो बहुत ही, जो इंडिया ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसका पेपर बहुत जनरलिस्टिक नेचर का आता है। अब उसमें ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स कैसे लाया जाए, अगर आप उसको लिखने बैठोगे तो आप बिल्कुल जीएस जैसा आंसर लिख दोगे और जीएस जैसे आंसर से मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो व्हाट टू डू? First thing is that, and the other is like extensive syllabus in manage and time management also। ऑप्शनल को आपने ये सुना होगा अपने दोस्तों से कि एंथ्रो को करने में या बाकी जो सिलेबस है, बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको करने में उन्हें 2 महीने लगते हैं। बहुत जल्दी से वो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और उनमें मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। अब हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस इतना लंबा है, फिर उसमें रिविजन करो, फिर उसमें सारी इतनी सारी टर्म्स आपको याद करनी पड़ती हैं, डायग्राम्स आपको डालने पड़ते हैं, मैप्स आपको डालने पड़ते हैं। इन सब के साथ में फिर आप रिवीजन भी करो, फिर आप जीएस का पोर्शन भी कवर करो, ऐसे भी करो, इट्स टू मच।
बट इफ़ यू डू योर टाइम मैनेजमेंट एंड इफ़ यू डू योर सिलेबस वेरी वेरी स्मार्टली, ये आप 3 महीने के अंदर रिविजन के साथ में कवर अप कर सकते हो, विच वी विल बी डूइंग इन अवर कोर्स ऑल्सो। देन द अदर पॉइंट इज कि वैल्यूएशन बहुत ही सब्जेक्टिव है। कभी कभी तो जैसे 2015 में मोस्टली 130 से 180 की रेंज में आए थे। देखो ये हर बार सही नहीं होता है, हर बार स्केलिंग होती है ऑप्शनल की। तो हम ये कहना कि इवैल्यूएशन में ये, अगर इवैल्यूएशन का हम सब्जेक्टिव नेचर देखें तो वो हर चीज़ में, प्रीलिम्स को छोड़ के जीएस मेंस में सारे पेपर्स में एक सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन आपको दिखाई देगा। वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। बट अगर आप जो डिमांड है क्वेश्चन की उसको फुलफिल कर रहे हो, तो एग्जामिनर के पास कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा ना कि आपके मार्क्स काटेगा। वो जो उसे चाहिए था वो अगर आपने लिख दिया है तो नहीं, हैव टू गिव यू द मार्क्स। देन दी अदर इज कि बहुत सारे ज्योग्राफर के नाम, इसके इवोल्यूशंस, इसका क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशंस, फैक्ट्स, लोकेशंस, मैप, डायग्राम, क्या क्या नहीं याद करना पड़ता है। इट्स टू मच, इट इज़ टू मच, आई अंडरस्टैंड। बट वंस यू अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपने एक बार उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर लिया है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं 5+8 कितना होता है, क्या आपको सोचना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? नहीं ना, इमीडिएटली यू विल टेल कि इट्स 13। वाई? बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने इतनी बार वो कैलकुलेशन करी है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 × 5 कितना होगा, आप मुझे फटाफट से बता दोगे। वाई? बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल मैथमेटिकल टर्म्स। सिमिलरली अगर आप ज्योग्राफी में, अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट को समझ लो कि हवा अगर चल रही है, अगर हवा ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो क्यों चल रही है, कहाँ पे लो प्रेशर है, कहाँ पे हाई प्रेशर है। अगर वे बोल रहे हैं कि एंटी डिप्रेशन या फिर एंटी डिप्रेशन क्लाइमेटिक कंडीशंस बन रही हैं, तो क्यों बन रही हैं और उसकी वजह से क्या होगा। अगर कोई बोल रहा है कि साइक्लोन अभी अर्ली फेज में है, तो साइक्लोन का अर्ली फेज में होने से क्या मतलब हुआ। अगर बोल रहे हैं कि अर्थक्वेक के ट्रेमर्स आ रहे हैं तो क्या मतलब हुआ। जैसे सिक्किम का भी बात हुआ है, तो सिक्किम के अंदर जैसे हम बात करते हैं ग्लोव की, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की, क्या है ये। बट उससे पहले आपको समझना होगा कि ग्लेशियर लेक क्या है, फिर आपको समझना होगा कि ग्लेशियर्स क्या है। आपको इमीडिएटली समझ, अगर आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो आपको इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ग्लेशियर्स है, मोरेन्स है, लिटरल मोरेन्स है, एंड मोरेन्स है। उन मोरेन्स के यहाँ पे क्योंकि ग्लेशियर का वेट बहुत होता है, उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जब वो आगे खिसकता है तो अपने साथ में वो एक डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। और जब ग्लेशियर रिट्रीट होता है तो उस डिप्रेशन में पानी भर जाता है, क्योंकि ग्लेशियर का मेल्टेड वाटर है, रेन वाटर है। और वो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे क्या है, ये लूजन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से अगर ये आउटवेट हो जाएगा तो ये पानी फ्लो हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको कभी भी कोई दूसरा न्यूज़ आर्टिकल में जाके समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ऑप्शनल के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। ठीक है। जैसे हमारी अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि टर्की के अंदर बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था। जैसे अभी नेपाल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, हिमालयस के अंदर अर्थक्वेक काफ़ी रिसेंटली बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं। इफ़ यू नो कि जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है, देन यू नो कि देर इज़ एन एनर्जी विच इज़ बिल्ट अप हियर। तो वो जब रिलीज होगी तो वहाँ पे अर्थक्वेक ट्रेमर्स आएंगे, एंड देर इज़ अ वेरी हेवी एंड मेजर अर्थक्वेक विच इज़ हिडन इन हिमालयस विच माइट कम एनी टाइम। तो ये सारी चीज़ें आप अवेयर रहते हो, इट ब्रिंग्स यू दी अवेयरनेस ऑल्सो। एंड जब आप ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से समझ लेते हो तो क्या आपको रटने की जरूरत पड़ेगी? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है कि ये जो बहुत यूज कंपटीशन है, बहुत सारे लोग ऑप्शनल लेते हैं, इतनी सारी कोचिंग्स है, इतना सारा मटेरियल है, सक्सेस रेट इतनी लो है। आई अग्री, आई डेफिनेटली अग्री विद यू, बट दैट इज वाई यूपीएससी इज यूपीएससी। ह्यूज कंपटीशन एंड लो सक्सेस रेट को बीट करते हुए ही तो आप यूपीएससी क्लियर करोगे, आईएएस एंड आईपीएस बनोगे। सो दिस कांट बी द एक्सक्यूज कि ये सारे ऑप्शनल में होने वाला है। जब एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टेड टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी, तो देर इज अ ह्यूज कंपटीशन देयर ऑल्सो, देर इज गोइंग टू बी अ लो सक्सेस रेट देयर ऑल्सो। सो दिस कांट बी द रीजन। लॉट्स ऑफ केस स्टडीज एंड डायग्राम्स काम आएंगे, और ये आपको ना सिर्फ ऑप्शनल में काम आते हैं बल्कि आपको प्रीलिम्स के अंदर एंड जीएस के अंदर भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि दैट मेक्स योर आंसर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग द आंसर। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई थिंक कि एक मेजर कंसर्न रहते हैं किसी भी एस्पिरेंट के, कि इसलिए ऑप्शनल में बहुत मतलब इट्स अ हेडेक यार, कैसे करें। तो कोई बात नहीं यार, करते हैं। पहले हमने मेजर कंसर्न्स को हमने आइडेंटिफाई करा है, अब हम बात करते हैं कि क्या मतलब वाकई में नहीं लूँ क्या।
देखो मेरा सिंपल सा आंसर है, अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आप डे टू डे जब बाहर कोई भी फिनोमेना देखते हो, क्लाइमेटिक फिनोमेना या फिर फिजिकल फिनोमेना देखते हो, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी, कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज क्रंच है, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लें, 11,000 से ज़्यादा इसकी डेंसिटी है और इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से जो रिसोर्स क्रंच हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स क्रंच हो रहा है, पानी की दिक्कत हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो जाती है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, फूड यू विल ऑलवेज हैव टू टेक इट फ्रॉम दी अदर स्टेट्स, यहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ये आप रिलेट कर सकते हो। जैसे माइग्रेशन होता है, जैसे कोविड के टाइम पे सब बोल रहे थे कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ये सारी बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी के सोशल पार्ट से रिलेट करती है। तो नॉट जस्ट द फिजिकल पार्ट बट द सोशल पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी लाइक, it's simple to understand and it's also applicable into day to day life also। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए, मेरा आंसर है कि अगर आप दे रहे हो 3-4 साल से और आपको लगता है कि यार ऑप्शनल की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो एक बार बैठ के ना क्रिटिकली एनालाइज करो, टॉपर्स के वीडियोस देखो। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल आल्सो गिव यू अ कॉल। बट जस्ट सी कि कहीं आपकी स्ट्रैटेजी में तो कमी नहीं हो रही है, कहीं आपकी जो होलिस्टिक अप्रोच पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए होनी चाहिए, जो आंसर की डिमांड है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। जस्ट सी कि रियली यू नीड टू चेंज योर ऑप्शनल और यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, दैट इज वेयर द होल क्रक्स इज। नाउ व्हाई यू शुड टेक इट, नोट काट देते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई यू शुड टेक ऑप्शनल एंड व्हाई यू शुड स्कोर मोर देन एटलीस्ट 250 प्लस, एटलीस्ट 250 प्लस आई एम टॉकिंग अबाउट। पहली तो बात है, सेक्शनल वन, जो सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 है ना, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल है। अगर मैं बोलूँ कि दो प्लेट्स कन्वर्ज हो रही है, दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, और यहाँ से एनर्जी जो है वो आ रही है, या फिर जो मैग्मा है वो बाहर निकल रहा है, इस तरीके से क्रस्ट बिल्डअप हो रही है, या फिर इस तरीके से क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, माउंटेन बिल्डिंग इस तरीके से हो रही है, आइसोस्टेसिस को बोलते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, समझ आ गई तो रटने की ज़रूरत नहीं है। साइंस ग्रेजुएट्स को स्पेशली, जो मोस्ट इंजीनियर्स अगर आप देखोगे तो दे आर टेकिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, द रीजन बीइंग कि इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक्स के सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो स्लीपी क्लासेस पर आप देख सकते हो, आई टॉक्ट अबाउट दी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज विच यू नीड टू प्रिफर फॉर योर ऑप्शनल। बट ये जो कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, इसमें मैंने ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर अप करी है, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, तुम्हारा इतना सारा सिलेबस जीएस के साथ में कवर अप हो जाता है। जीएस 1 में 80 से 100 मार्क, पूरा जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्स मैपिंग, सारी की सारी कवर हो जाती है ऑप्शनल से, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जीएस 2 में जो जियो पॉलिटिकल ऑफ जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया वाला पोर्शन है, वो कवर हो जाता है। जीएस 3 के अंदर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारे के सारे, और ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑप्शनल में कवर हो जाएगा। तो कितना सारा मेजर पोर्शन कवर हो गया, प्लस प्रीलिम्स के अंदर बहुत अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाता है आपका। डिजास्टर या ज्योग्राफी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो अगर ऑप्शनल वाला बच्चा, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला बच्चा मैप बेस्ड क्वेश्चन गलत कर देगा तो वो सही किसका होगा। जस्ट सेइंग, इट्स जस्ट सेइंग। और दूसरी बात है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में ना बहुत सारा आपको डायग्राम एंड मैप वगैरह प्रैक्टिस करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप जीएस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो उसकी वजह से आपके जीएस में भी अच्छे नंबर आएंगे। प्रीलिम्स में हेल्पफुल है, 30-40 नंबर के कम से कम क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट में से मिनिमम पूछे जा रहे हैं इसमें से। और बाकी इसमें पेपर 2 के अंदर ना एक 20 मार्क का पहला क्वेश्चन आता है मैप लोकेशन का। 10 मैप लोकेशन दी जाती है आपको, उस पर 2 लाइन लिखनी होती है आपको 30 वर्ड्स के अंदर, और वो मैप लोकेट करने होते हैं। मोस्टली इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से जो पूछते हैं 5-10 तो उसमें से आ जाते हैं। बाकी जो लोकेशंस बहुत इन न्यूज़ होती है या जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं उन्हीं लोकेशंस पे आता है। तो आप 10 में से 8 तो आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, विच मीन्स ये 16 मार्क्स तो आपके बिल्कुल एकदम फ्री के मार्क्स है, अगर आपने थोड़ा सा लोकेशंस पे ध्यान दिया है तो। So these are some of the points which makes geography actually very very easy optional. But then the question comes कि इसमें स्कोरिंग कैसे करी जाए। सबसे पहली बात है, जब भी दुश्मन से लड़ने जाते हैं ना, तो हम दुश्मन के हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हैं, हम दुश्मन के बारे में समझते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो यहाँ पे हमारा दुश्मन यूपीएससी है, और उसको समझने के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं वो है सिलेबस और पीवाईक्यूज। तो सिलेबस को आप
मैं पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको किसी भी चीज़ को रटने का नहीं बोलूंगी एक्सेप्ट दी ऑप्शनल। ऑप्शनल मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेटोलॉजी में क्या ऑप्शन, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, आपको याद होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर में अगर आप ये देख रहे हो कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से जो मानसून है वो लेट आ रहा है, या फिर इस बार विंटर्स बहुत हार्म होने वाले हैं, बहुत सीवियर होने वाले हैं, इमीडिएटली यू शुड लिंक इट विद द ऑप्शनल सिलेबस की अच्छा 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 ये क्लाइमेटोलॉजी में आएगा, ये क्लाइमेट चेंज में आएगा, ये इंडिया के मानसून के साथ भी लिंक होगा। इमीडिएटली यू शुड लिंक इट। तो सिलेबस तो याद होना चाहिए। देन सोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, बुक्स वगैरह, इन सब की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके एक बार देख सकते हो। देन टाइम मैनेजमेंट। अब क्योंकि इसका ऑप्शनल लंबा है, सिलेबस बड़ा है, तो आपको एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर करना होगा। एंड दूसरा, यू रियली हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड डेडिकेटेड कि आप 3 महीने से ज़्यादा ऑप्शनल को खींचो ना। तो आपको अपना प्लान, रिवीजन प्लान, सब कुछ उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। प्लस आप साथ साथ में, क्योंकि आपका जीएस पोर्शन भी कवर हो रहा है, तो आप वो भी कवर अप इसमें करते जाओगे। आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में सबसे पहला कि यार समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखें, मतलब आता है बट लिखा नहीं जा रहा है। धीरे धीरे आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम आंसर राइटिंग का एक वीडियो लेके आए जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे लाइव के अंदर, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट आंसर राइटिंग का एक होता है कि यार क्या इनिशियली लिखना स्टार्ट कर दें सिलेबस के बाद, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले लो। दी बेस्ट एडवाइस फॉर आंसर राइटिंग इसकी, जब भी आप एक टॉपिक फिनिश कर लो, लेट्स से कि आपने जियोमॉर्फोलॉजी फिनिश कर लिया, या लेट्स से टेक द इजियर टॉपिक, लेट्स से कि आपने ओशनोग्राफी फिनिश कर लिया, ओशनोग्राफी से इजी कुछ नहीं है। अब आप इसमें, जब आपने ये टॉपिक फिनिश कर लिया है, तब आप उठाओ प्रीवियस ईयर के सवाल। अब प्रीवियस ईयर के सवाल के अंदर आपको बहुत सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप उन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को लिखो। आप सिंपल एक ना रफ स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे कुछ मत करो, लिखो मत, एक रफ स्ट्रक्चर बनाओ कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं, मैं इसके अंदर लिख सकती हूँ, ये डायग्राम्स हैं, ये मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। तो वो डालने के बाद में फिर आप एक इसका रफ आंसर लिखो। जस्ट सी, उसको पढ़ो, आपको लगेगा बिल्कुल अच्छा नहीं है, काट दो उसे। वापस एक पेपर उठाओ और वापस उसके अंदर वो 1 या 2 आंसर लिखो। अब उसके अंदर आप जब लिखोगे, इमीडिएटली यू विल सी कि अच्छा यार थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। फिर आपको और अच्छा नहीं लगेगा, इसे काट दो, फिर लिखो। देखो ये साइकिल होता है। आपने इनर्शिया का रूल पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा इनिशियली ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो जब आप आंसर राइटिंग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बट वंस यू स्टार्ट इट, यू विल एक्चुअली रियली स्टार्ट लाइकिंग इट ऑल्सो, कि यार जो पढ़ रहा हूँ, अगर मैं उस थॉट्स को अपने पेपर में उतार पा रहा हूँ, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड दैट्स गोइंग टू वर्क लाइक एनी थिंग, दिस गोइंग टू बी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ when you come into the services also, because paperwork, so much of paperwork. And then map and current affairs also, current affair की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ये मैप एंड करंट अफेयर हम वैसे कोर्स में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप जैसे कोई भी न्यूज़पेपर देखते हो, तो उसमें आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ दिखाई देती है, ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी, तो आप उसे इमीडिएटली एक छोटे से पेपर में छोटी डायरी रखो, उसमें लिखना स्टार्ट कर दो, और उसमें सिलेबस के साथ लिंक भी करना स्टार्ट कर दो कि अच्छा ये मेरा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लिंक हो रहा है, ये मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक हो रहा है, ये मेरा क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक हो रहा है। सो जब यही एग्जांपल्स होते हैं जिन्हीं को हम आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा आंसर जीएस का आंसर ना बन के ज्योग्राफिकल ऑप्शनल का आंसर बनता है, ठीक है। देन ज्योग्राफिकल थिंकर्स, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पेपर 1 पार्ट 2 ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2 इज मॉडल्स एंड थ्योरीज। आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, क्योंकि ये वो टॉपिक थे जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। मतलब मैं इसलिए कि मैं छोड़ देती हूँ, मैं करूँगी नहीं, मैं इसके क्वेश्चंस को छोड़ दूंगी, मैं कुछ और अटेम्प्ट कर लूँगी। बहुत ही बुरी अप्रोच है, ऐसा मत करना। मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सुदीप्ता अधिकारी पढ़ी थी, और मैंने आर डी दीक्षित पढ़ी थी, और मैंने एक दो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ करा था। बट एट द एंड आई वाज लाइक यार ये कितना सिंपल है, इसे क्यों डरती थी मैं, इतना मार्क फेचिंग है, इतना सिंपल है। और अगर एक बार आपने ये समझ लिया ना, और अगर आपने इसको पेपर 2 में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, आई बेट ऑन यू कि अगर आपके ऑप्शनल में कोई मार्क्स काट के दिखा दे, दिस इज व्हाट द लिंकिंग इज विच इज रिक्वायर्ड इनटू दैट माइंडसेट। अगर ये सोच के चलोगे ना कि जियोग्राफी ऑप्शनल में नंबर नहीं आते हैं, तो यार नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दो कि ऑप्शनल में नंबर नहीं आते हैं, मुझे जियोग्राफी नहीं लेना है, बहुत बड़ा है। नहीं है बड़ा, ये सोचो कि इस ये कितने सारे एरियाज को ओवरलैप करता है। प्लस अगर आप
जब सिलेबस पढ़ोगे ना अच्छी तरीके से, तो आप देखोगे कि बहुत सारी वर्ड्स तो रिपीटेशन में है और बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप एक चीज़ कर लोगे, अगर आप एग्रीकल्चर पूरा कवर अप करते हो ना, तो आप में आपका इसमें पेपर 1 में वर्ल्ड एग्रीकल्चर एंड पेपर 2 में एग्रीकल्चर का जो पूरा बड़ा टॉपिक है वो सब कवर हो जाता है। प्लस जीएस के अंदर जीएस 3 में आपका पोर्शन कवर हो जाता है यार, एग्रीकल्चर में एसेज में भी यूज आता है ये। तो ये सारी चीजें एक साथ ही में कवर अप हो जाती है। सो लुक इन इट इनटू द बिगर पिक्चर। ओवरलैपिंग विद जीएस सेक्शन वी हैड अ वर्ड, टेक अ ब्रॉड एंड होलिस्टिक अप्रोच। कभी भी किसी टॉपिक को आइसोलेशन में अगर पढ़ोगे तो वो हमेशा टफ लगेगा कि यार, अगर मैं सिर्फ माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज पढ़ रही हूँ तो मुझे माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी समझ नहीं आएगी। बट अगर मैं उसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, हमारी जो कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक है, इन सब के रिस्पेक्ट में लेके पढ़ूंगी ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये पूरा लॉजिक बन रहा है, सीक्वेंस बन रही है, दिस इज हाउ इट शुड हैपन, अभी पूरा कवर अप हो गया है। तो आपको एक ब्रॉड एंड होलिस्टिक अप्रोच लेना होगा। सेम गोज फॉर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। अगर आपने पर्सपेक्टिव में सिर्फ वेलफेयर ज्योग्राफी या फिर आपने सिर्फ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पढ़ा, और अगर आपने इसका इवोल्यूशन, क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं पढ़ा, तो आपको वो पॉइंट समझ नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि बाउंसर चला गया, कुछ नहीं समझ आया। लेकिन अगर आप पूरा पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को साथ में लेके टाइमलाइन के साथ में पढ़ते हो ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार, इसी तरीके से इवॉल्व होते हैं ऑप्शनल्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट इसी तरीके से इवॉल्व होता है और ये बिल्कुल सही लॉजिक बन रहा है, मुझे अब याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सो द another point is take the holistic approach and PYQs नहीं छोड़ सकते हो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट अब तो मतलब, अब एक पॉइंट आ गया है कि अब ज्योग्राफ, अब यूपीएससी ने ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ लिए हैं, तो अब उनके पास वो कोटा भी थोड़ा कम होने लग गया है, तो वो पीवाईक्यूज में से एक क्वेश्चन को कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ के कुछ करके पूछ रहे हैं सेम टॉपिक पे। तो आप पीवाईक्यूज को तो अलग से एक बुक शीट बना के उसमें लिखना स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यूज को आप छोड़ नहीं सकते हो किसी भी हाल में, ठीक है। अब ज्योग्राफी का अगर आप ऑप्शनल देखोगे ना, तो उसमें कुछ स्कोर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की बात होती है, जिसके अंदर हमारी क्लाइमेट की बात होती है, जिसके अंदर हमारे ओशन की बात होती है। अब इन सारे पॉइंट की एप्लीकेशन के साथ में इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में भी बात होती है और ये वर्ल्ड के बारे में भी बात होती है। एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, हम बायो ज्योग्राफी के बारे में, हम एनवायरमेंट ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन सब के बारे में बात करते हैं। देन वी हैव द पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको मैंने मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑल्सो है। अब इसमें भी GS 3 का बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है। तो फिर हमारा अनदर टॉपिक आता है ज्योग्राफिकल थिंकर का पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल थिंकर्स का, एंड किस तरीके से ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम और अभी भी कैसे इवॉल्व हो रहा है, वो टॉपिक देखते हैं हम, ठीक है। लॉज एंड मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी, वेरी सिंपल एंड अगेन वेरी वेरी बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ते हैं, तो हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम ज्योग्राफी में मॉडल्स एंड थ्योरम की बात करते हैं, जब हम वॉन थुनन की बात करते हैं, जब हम वेबर की बात करते हैं, तो इन सब की एप्लीकेशन कहाँ दिखाई देगी, किस तरीके से कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं लग रही है तो वहाँ क्यों लग रही है। एग्रीकल्चर में डिफरेंट तरह की एग्रीकल्चर हमें दिखाई देती है, क्यों दिखाई देते हैं हमें, क्यों देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वो सारी चीज़ें हम लॉज एंड मॉडल्स एंड लॉज एंड मॉडल ऑफ ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। देन वी हैव द पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किस तरीके से पॉलिटिकल रिलेशंस को चेंज करती हैं, बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखोगे इस बार वाला क्वेश्चन, एंड इस आई थिंक जीएस में भी इस बार एक क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हिस्ट्री को चेंज करती है। एनसीईआरटी की आई थिंक बहुत ही इनिशियल चैप्टर के इंट्रोडक्शन में से वो क्वेश्चन उठाया गया था। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है। अब हाउ आवर कोर्स विल हेल्प यू इन स्कोरिंग 250+ मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। सबसे तो पहली बात है, बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ बनाया गया है ये, ठीक है। इसमें जितने भी, जैसे अगर मैं आपके साथ टफेस्ट चीज़ों की भी अगर मैं बात करूं, जैसे हम पेंक की थ्योरी की बात करें, या फिर जैसे हम माउंटेन बिल्डिंग की, या फिर आइसोस्टेसी की भी अगर हम बात करें, दीज आर सम पॉइंट्स विच आई एम रिकॉलिंग राइट नाउ। अगर हम मॉडल्स इन थ्योरीज की भी बात करें, तो यू विल सी कि अगर आप उसे डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हो या पढ़ाते हो, और तो ये आपको ना, अगेन द पॉइंट आई एम गिविंग मोर एम्फेसिस ऑन दैट, कि आपको वो समझ आ जाएगा, आप उसे लिंक कर पाओगे। जब आप चीज़ों को लिंक कर पाते हो, तो आपको ये वो बर्डन नहीं लगती कि समझ नहीं आया, डर लग रहा है, वो सारी चीज़ें हट जाती है। एंड दूसरा, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, तो
मुझे कोचिंग से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली वो तो बहुत ही एडवांस में चले गए, तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है। देन आई टुक दी कमांड इन माय ओन हैंड एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में बेसिक से एडवांस पे चलते हैं। टाइम लगेगा बट कम से कम एक अटेम्प्ट होगा और उसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। इट्स ओके टू टेक टाइम वंस टू क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग रेदर देन कीप गिविंग अटेम्प्ट्स अगेन एंड अगेन ऑन योर हाफ बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो आप वो नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी वो गेम नहीं है कि आप हाफ बिल्ड अंडरस्टैंडिंग पे क्लियर कर लो या फिर रट के चीज़ों को क्लियर कर लो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स वाला केस है। तो जिस तरीके से मैंने खुद को ज्योग्राफी समझाया एंड आई स्कोर 250 प्लस मार्क्स, सिमिलरली ये कोर्स भी उसी तरीके से बनाया गया है कि आपको बहुत टफ चीज़ें दिखने वाली बहुत सिंपल ही तरीके से समझाई गई हैं और उन्हीं तरीके से उनकी एप्लीकेशन को दी गई है। और दूसरा एक रहता है कि यार बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सारी नहीं कवर हो पाती हैं, करनी भी नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं है। मैंने 6-7 महीने लगा लिए थे, क्योंकि मैं बहुत, मेरे पास वो फिर थोड़ा मेरा खून खुल गया था ये देख के। एंड प्लस आई रियली हैड अ बिट ऑफ टाइम इन माई हैंड, क्योंकि मेरा जीएस पोर्शन ठीक हो गया था, तो मेरे पास ऑप्शनल के लिए टाइम था। तो मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ा, नोट्स बनाया, बट इतना टाइम नहीं लगाने की ज़रूरत है। इस कोर्स के अंदर जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सारा कंटेंट को कवर करा गया है। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में उन सब के बारे में बात करी, आप देख सकते हो। और ये 250 प्लस आवर्स का कोर्स है, जिसमें ऑनलाइन कोर्स है, तो आप कहीं पे भी देख सकते हो। इसके अंदर डाउट सेशंस होंगे कंटिन्यूसली, और इसके अंदर हम एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी, जो डाउट्स है उसको कंटिन्यूसली क्लियर करा जाएगा। एंड ऑल्सो इसमें हम 1-to-1 मेंटोरशिप भी देंगे। आई टेक वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे भी अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, बट आई टेक वेरी लिमिटेड, बट I'll give my 100% attention and focus to those students also. So these are some of the things। इसके बारे में डिटेल से हम क्या क्या और फीचर्स रहेंगे उन सब के बारे में हम आने वाले एक, हम बहुत जल्दी हम एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें भी हम इन सब के बारे में बात करेंगे। बट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई थिंक should be taken into account when you choose a geography optional or when you take a geography optional coaching also। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल को लेके, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू। एंड दैट इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, जय हिंद।